हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में टोटल 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें 20 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट सोशियोलॉजी से रिलेटेड होंगे एंड लास्ट के जो 10 क्वेश्चंस हैं वो आपके जीएस से रिलेटेड होंगे, जो आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है आने वाला, उसके लिए आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रजाति एक निश्चित जैविकीय अवधारणा है। यह वह समूह है जो वंशानुक्रम, जननिक प्रभाव अथवा जातीय समानता के द्वारा निर्भर होता है। ऑप्शंस में है एफ बोआस, ए एल क्रोबर, बर्गेस एंड रिजले। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ए एल क्रोबर है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। ग्रीन ने क्या कहा था? आपको बताया गया था, ग्रीन ने कहा था कि प्रजाति एक वृहद जैविकीय मानव समूह है। प्रजाति क्या है? एक वृहद जैविकीय मानव समूह है। हक्सले एंड हैडन ने प्रजाति के जगह पर, प्रजाति के स्थान पर नृवंशीय समूह या सम शारीरिक लक्षण वाले समूह के प्रयोग का सुझाव कहा था। किस शब्द का प्रयोग करें? ठीक है, हक्सले एंड हैडन ने प्रजाति के स्थान पर नृवंशीय समूह या सम शारीरिक लक्षण वाले समूह के प्रयोग का सुझाव दिया था। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, किस जनजाति में भाई तथा बहन एक छत के नीचे साथ साथ नहीं रह सकते, ना ही वे एक साथ साथ भोजन कर सकते हैं? तो ऑप्शंस देखिए, वेड्डा, जुलू, बैगा और होपी जनजाति। तो कहाँ पर ये देखने को मिलता है? किस जनजाति में देखने को मिलता है कि भाई और बहन एक छत के नीचे साथ नहीं रह सकते, ना ही वे एक साथ भोजन कर सकते हैं? तो श्रीलंका की वेड्डा जनजाति में। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, खरिया में क्या था? खरिया जनजाति में स्त्रियों को हल बैल की तरह माना जाता था। ठीक है, न्यूयर जनजाति में क्या था कि वहाँ पर प्रेत विवाह देखने को मिलता है। ठीक है, न्यूयर जनजाति में प्रेत विवाह देखने को मिलता है और खरिया जनजाति में स्त्रियों को हल बैल माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, एकांतिक नाभिकीय परिवार की जो अवधारणा है वो किसने दी है? एकांतिक नाभिकीय परिवार। ऑप्शंस देखिए, टॉलकट पार्सन्स, आई.पी. देसाई, ए.आर. देसाई, मर्डॉक। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? टॉलकट पार्सन्स। एकांतिक नाभिकीय परिवार का जो कॉन्सेप्ट है वो पार्सन्स ने दिया हुआ है। ठीक है, और इन्होंने अमेरिका का जो आधुनिक औद्योगिक समाज है वहाँ पर परिवार के इस स्वरूप की बात की है कि वहाँ एकांतिक नाभिकीय परिवार पाया जाता है, जिसमें उन्होंने पार्सन्स से कहा कि इस परिवार में पति पत्नी, ठीक है, और अविवाहित बच्चे रहते हैं, जिनका बाकी के जो नाते रिश्तेदार होते हैं उनसे किसी भी तरीके का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो अमेरिका के आधुनिक औद्योगिक समाज में इस तरीके के परिवार का उन्होंने बात की है कि वहाँ पाया जाता है, पार्सन्स ने देखा है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, किस जनजाति के लोग वर्षा लाने के लिए आग जलाकर धुआं पैदा करते हैं, धुआं उत्पन्न करते हैं ताकि आसमान में बादल छा जाए? ऑप्शंस हैं संथाल जनजाति, मुंडा जनजाति, थारू जनजाति और हो जनजाति। तो यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हो जनजाति। हो जनजाति के लोग वर्षा लाने के लिए आग जला करके धुआं को उत्पन्न करते हैं ताकि आसमान में बादल छा जाए, ठीक है, और फिर बारिश हो, ऐसा उनका मानना है। और हो जो कि बिहार के सिंहभूम में पाई जाती है जनजाति, वहाँ पर अध्ययन किसने किया था? D.N. मजूमदार ने किया था। और किस बुक में उन्होंने ये बात की है? अ ट्राइब इन ट्रांजिशन, 1937 में ये बुक आई थी। 1937 में बुक आई थी अ ट्राइब इन ट्रांजिशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा, इसकी है D.N. मजूमदार की है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, संसार की संस्कृतिकरण पर विचार करने से पता चलता है कि कोई भी समाज वर्ग विहीन नहीं है। संसार की संस्कृतिकरण पर विचार करने से ये पता चला कि कोई भी समाज वर्ग विहीन नहीं है, अर्थात अस्त्रीकृत। इस कथन के लेखक का नाम बताएं। किसने ये बात की है? किसका तर्क है? ऑप्शंस देखिए, किंग्सले डेविस है, P.A. सोरोकिन है, M.N. श्रीनिवास है एंड कार्ल मार्क्स हैं।
तो यहाँ पर 5th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? P.A. सोरोकिन, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी सामाजिक विघटन की प्रमुख विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है यह पुरातन और नवीन व्यवस्था के बीच द्वंद्व है। ऑप्शन बी, यह एक समूह से दूसरे समूह के प्रकारों के हस्तांतरण का परिणाम है। ऑप्शन सी, यह सामाजिक संरचना में परिवर्तन का प्रतिफल है। एंड ऑप्शन डी, यह एक स्थिर राजनीतिक व्यवस्था का परिणाम है। तो कौन सामाजिक विघटन की प्रमुख विशेषता नहीं है? तो पुरातन और नवीन व्यवस्था के बीच द्वंद्व, एक समूह से दूसरे समूह के प्रकारों के हस्तांतरण का परिणाम विघटन है, सामाजिक संरचना में परिवर्तन का प्रतिफल देखने को मिल सकता है विघटन के तौर पर, और यह एक स्थिर राजनीतिक व्यवस्था का परिणाम। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 6th का। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में संयुक्त परिवार, औद्योगिकीकरण, नगरीकरण के प्रभाव का अध्ययन किसने किया है? ठीक है, भारत में जो संयुक्त परिवार है उस पर औद्योगिकीकरण और नगरीकरण का जो प्रभाव पड़ा है उसका अध्ययन किसने किया है? ऑप्शंस देखिए, के.एम. कपाड़िया हैं, इरावती कार्वे हैं, जी.एस. घुरिये हैं और एम.एस. गोरे हैं। तो यहाँ पर 7th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7th का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, एम.एस. गोरे। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि संरचनात्मक रूप से संयुक्त परिवार में परिवर्तन हुआ है किंतु प्रकारात्मक रूप से यह अभी भी कायम है? यानी ज्वाइंट फैमिली अभी भी देखने को मिलती है, लेकिन अगर हम संरचनात्मक रूप से देखें तो जो ज्वाइंट फैमिली संयुक्त परिवार है उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है, लेकिन प्रकारात्मक रूप से यह अभी भी देखने को मिलता है, ज्वाइंट फैमिली है, एकता पाई जाती है। ऑप्शंस में है टी.एन. मदान, के.एस. सिंह, आई.पी. देसाई, इरावती कार्वे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, आई.पी. देसाई। बुक का नाम क्या है? द ज्वाइंट फैमिली इन इंडिया। द ज्वाइंट फैमिली इन इंडिया इनकी बुक है आई.पी. देसाई की, और इन्होंने 5 प्रकार के परिवार की बात की है। ठीक है, आई.पी. देसाई ने 5 तरह के परिवार की जो बात की है वो है, ठीक है, संयुक्त परिवार, 5 तरह के संयुक्त परिवार की बात की है। कौन सा है? पहला बताया उन्होंने परिवार की बात, एकल परिवार बताया, दूसरा प्रकार्यात्मक रूप से संयुक्त परिवार बताया, दूसरा क्या, पहला क्या बताया? एकल परिवार, दूसरा प्रकार्यात्मक रूप से संयुक्त परिवार, तीसरा प्रकार्यात्मक व धन के आधार पर संयुक्त परिवार। ठीक है, तीसरा क्या बताया? प्रकार्यात्मक व धन के आधार पर संयुक्त परिवार, चौथा सीमांत संयुक्त परिवार, और 5वां पारंपरिक संयुक्त परिवार। ठीक है, चौथा हो गया सीमांत संयुक्त परिवार, 5वां पारंपरिक संयुक्त परिवार बताया। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आई.पी. देसाई, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस एक समाजशास्त्री ने आत्म पर्याप्ति को समाज की एक आधारभूत विशेषता बताया और इसे सामाजिक व्यवस्था से जो पृथक करती है? ऑप्शन देख लीजिए, पार्सन्स हैं, टोनीज हैं, कार्ल मार्क्स है एंड मैक्स वेबर है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? पार्सन्स, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, इस मत से कौन असहमत है कि परंपरागत समाज समरूप होते हैं? जो परंपरागत समाज है वे समरूप होते हैं, और इस तर्क से कौन असहमत है? ऑप्शंस में है लर्नर, फ्रैंक, पार्सन्स एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? लर्नर, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें सर्वप्रथम वर्ग संरचना विकसित हुई? किसमें सबसे पहले वर्ग संरचना देखने को मिली है? आदिम समाज में, औद्योगिक समाज में, जनजातीय समाज में या फिर कृषक समाज में? तो जो वर्ग संरचना विकसित हुई है वो कहाँ हुई है? सबसे पहले कृषक समाज में, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने इस मत की आलोचना की है कि व्यक्ति भूमिका अपेक्षाओं का अपने आप से प्रत्युत्तर देता है? ठीक है, इस मत की आलोचना की है कि जो व्यक्ति है वह भूमिका अपेक्षाओं का अपने आप से प्रत्युत्तर देता है। ऑप्शंस देख लीजिए, लिंटन है, गार्फिंकल है, पार्सन्स एंड मर्टन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? मर्टन, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने समूह को ऐसे व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया कि निश्चित तरीकों से वे एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं, महसूस करते हैं कि वे उस समूह के सदस्य हैं और दूसरों द्वारा उस समूह के सदस्यों के रूप में भी वे जाने जाते हैं?
ऑप्शंस देखिए, पार्सन्स, मैकइवर, मर्टन एंड डेविस। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मर्टन। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक भौतिकी पद का किसने प्रयोग किया है? ऑप्शंस में है दुर्खीम, अगस्त कॉम्ट, वेबर एंड मार्क्स। तो सामाजिक भौतिकी जो पद है उसका इस शब्द का यूज़ किसने किया था? अगस्त कॉम्ट ने। ठीक है, और इसकी जगह किस वर्ड का यूज़ किया है वो कमेंट करके बताइए। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जाति को वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन ए है द्वितीयक समूह के रूप में, ऑप्शन बी है नृजातीय समूह के रूप में, ऑप्शन सी धार्मिक समूह के रूप में एंड ऑप्शन डी अंतर्विवाह समूह के रूप में। तो जाति को हम किस में क्लासिफाई कर सकते हैं, किस में रखेंगे? अंतर्विवाह समूह के रूप में। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसका कहना है कि संयुक्त परिवार वह आधारशिला है जिस पर हिंदू सामाजिक संगठन निर्मित होता है? संयुक्त परिवार वह आधारशिला है जिस पर हिंदू सामाजिक संगठन निर्मित होता है। राधा कृष्णन, पी.एन. प्रभु, पी.वी. काणे या फिर डी.एन. मजूमदार। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? पी.एन. प्रभु। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फोकवेज बुक किसने लिखी है? ऑप्शंस हैं समनर, अगस्त कॉम्ट, स्पेंसर एंड मेलानोव्स्की। सॉरी। तो यहाँ पर फोकवेज जो बुक हो जाएगी वो किसकी है? समनर की है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह किसने कहा है कि समाजशास्त्र मानव उपलब्धियों का विज्ञान है? समाजशास्त्र जो है वह मानव उपलब्धियों का विज्ञान है। ऑप्शंस देख लीजिए, C.H. कूले हैं, दुर्खीम है, समनर हैं, L.F. वॉर्ड हैं। तो यहाँ पर समाजशास्त्र को मानव उपलब्धियों का विज्ञान किसने बताया है? L.F. वॉर्ड ने। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने क्रिया को तार्किक व अतार्किक में विभेदीकृत किया? यानी कि क्रिया के दो प्रकार, तार्किक क्रिया और तार्किक क्रिया की बात की है। ऑप्शंस में है मैक्स वेबर, पेरेटो, पार्सन्स और मर्टन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? पेरेटो होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तार्किक क्रिया में जिसमें व्यक्ति लाभ हानि को ध्यान में रख करके कार्य करता है वो तार्किक में आ जाएगा। अतार्किक में इसको ठीक उल्टा हो जाएगा। व्यक्ति क्रिया करते समय लाभ हानि, उचित अनुचित, गलत सही का ध्यान नहीं रखता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर होगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि इतिहास शिष्ट जनों का कब्रिस्तान है? ऑप्शंस में है मार्क्स, स्पेंसर, पेरेटो, दुर्खीम। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? पेरेटो होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। सुशासन दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर, 20 दिसंबर, 18 नवंबर या फिर 26 नवंबर। सॉरी। तो जो सुशासन दिवस है वो कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 25 दिसंबर। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 दिसंबर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है? ठीक है, किस आर्टिकल के तहत संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 315। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 316 में क्या व्यवस्था है? यहाँ पर तो 315 में कहा गया है कि संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की बात की गई। ठीक है, 315 कहता है। 316 में संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति और जो कार्यकाल है उसके बारे में बात की गई है 316 में। पहले तो बोला कि होगा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की जाएगी 315 में। फिर उसका एक प्लस कर दीजिए। 316 में क्या कहा गया कि संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति और उनका जो कार्यकाल है उसके बारे में बात कर दी गई। 317 में संघ जो लोक सेवा आयोग है वह उसके जो किसी भी सदस्य हैं उनको हटाना या निलंबित जो करना होता है उसकी जो व्यवस्था होती है वो 317 में कर दिया गया है। ठीक है, और आर्टिकल जो 320 है उसमें क्या रखा गया है कि जो संघ लोक सेवा आयोग है उसके जो कार्य होते हैं उनके बारे में बात की गई है 320 में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 315 ऑप्शन सी।
नेक्स्ट है अभिनव भारत संस्था है, उसके संस्थापक पूछे गए हैं कौन है। अभिनव भारत संस्था के ज्योतिबा फुले है, विलियम जोन्स है, शिशिर कुमार घोष है, विनायक दामोदर सावरकर। तो अभिनव भारत संस्था के संस्थापक कौन है? विनायक दामोदर सावरकर। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वुलर, गोविंद बल्लभ पंत सागर, चिल्का, लोकटक। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील पूछी गई है तो गोविंद बल्लभ पंत सागर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रेनबो क्रांति संबंधित है। ऑप्शन ए है कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के समग्र विकास से, ऑप्शन बी औद्योगिक क्षेत्र के समग्र विकास से, ऑप्शन सी बैंकिंग क्षेत्र के समग्र विकास से एंड ऑप्शन डी ग्रीन हाउस प्रभाव के न्यूनीकरण से। तो रेनबो क्रांति किससे रिलेटेड है? कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों के समग्र विकास से। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रेनबो क्रांति को इंद्रधनुषी क्रांति भी कहते हैं, जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देश के कृषि क्षेत्र में जितनी भी क्रांतियाँ आई हैं अब तक की हुई हैं उन सभी को एक साथ जोड़ करके चलने की इसमें बात की गई, एक साथ रखा गया, उसमें उसको रख दिया गया है, रेनबो क्रांति नाम दे दिया गया है। ठीक है, तो कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों के समग्र विकास से ये संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है मूलभूत कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस वर्ष समाविष्ट किया गया है? मूलभूत कर्तव्यों को बात की गई है, कब जोड़ा गया भारतीय संविधान में? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? 1976। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो मूलभूत कर्तव्य हैं, जो मूल कर्तव्य हैं, इसको पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। पूछ सकते हैं किस देश के संविधान से लिया गया है? तो पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। किस समिति के आधार पर इसको जोड़ा गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति है मूलभूत कर्तव्यों से रिलेटेड। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है, उनकी संस्तुति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन, ठीक है, कौन सा हुआ था? 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, जब इसे जोड़ा गया था। ठीक है, भारतीय संविधान में से जोड़ा गया था। वर्तमान में अगर हम अनुच्छेद देखें, जो संविधान का अनुच्छेद है 51A, ठीक है, क्या है? 51A है, जो उसमें ही मौलिक कर्तव्यों की जो अगर हम संख्या देखें कुल अभी कितनी है वर्तमान में, तो वो है 11। कितनी है? 11 है। शुरू में कितनी थी? 10 थी। और जो 11वां अभी जोड़ा गया है, हाल ही में जो जोड़ा गया है वो 2002 में जोड़ा गया था। और किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था उसे? तो वो 86वां संविधान संशोधन था, जो कि 2002 में हुआ था। कब हुआ था? 2002 में हुआ था, जिसमें 11वां जो हमारा मूलभूत कर्तव्य है उसको जोड़ा गया था। 46वां 86, ठीक है, संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, जिसमें इसमें जोड़ा गया। कौन सा है भाग? अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो 51A है, जिसमें मूलभूत कर्तव्यों की बात की गई है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है कोठारी कमीशन किससे संबंधित है? ऑप्शंस है केंद्र व राज्य संबंध से, वित्त से, शिक्षा से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो कमीशन है, समिति है, वो 1964 में डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। नाम क्या है? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में 1964 में समिति का गठन किया गया था। इसका सुझाव क्या था इस कमेटी का? तो प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और जो उच्च विश्वविद्यालय शिक्षा है उनसे संबंधित उन्हें सुझाव दिए थे। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, यहाँ पर 1964 था, ठीक है, उसमें गठन किया गया था। ठीक, नेक्स्ट है गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? जो गांधी जी हैं वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष थे? लखनऊ, मद्रास, बेलगांव या फिर कराची? तो बेलगांव। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। एकमात्र इन्होंने अध्यक्षता की थी, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की एकमात्र अध्यक्षता इन्होंने बेलगांव में की थी। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। कब हुआ था? ठीक है, अधिवेशन 1924 में। कब हुआ था? 1924 में। और जो लखनऊ वाला हुआ था वो 1916 में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? AC मजूमदार ने की थी। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी है, बेलगांव। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है?
तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। मूल जो कर्तव्य हैं वो संविधान के भाग 4A में है। किस में है, 4A में है, 4A में है, ठीक है, 4A में इसकी बात की गई है। और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया था, ठीक है। भारत का एक नया भाग 4A जोड़ा गया था, ठीक। तो यहाँ पर सही नहीं है पूछा गया, तो ये था, बाकी के सारे सही है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के संदर्भ में GPU का जो अर्थ है वो क्या है। ग्राफिक्स बैंकिंग यूनिट, जनरल पर्पस यूनिट, ग्रिड प्रोसेसिंग यूनिट, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहाँ पर जो GPU है उसका अर्थ क्या है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।